कि नीचे सिपाही से लेकर ऊपर एडीजीपी तक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग कलेक्टर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग इसमें इंक्लूड हैं, सबसे पहले एक एक करके उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त, मैं उसकी वो बात नहीं कर रहा हूं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उनको नौकरी से उनकी नौकरी खत्म की जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो पाएगी। धारा 144 तो आप कहीं भी लगा लो। धारा 144 के विषय में तो कई बार हाई कोर्टों ने सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप जो मन में आता है, जब आता है, जब ही वहीं लगा देते हैं धारा 144। तो ये तो सरकारी स्तर पर तानाशाही है भाई। जो सरकार उसको जो है किसी मामले को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लोग आवाज ना उठा सकें, उसके लिए सारे हथकंडे। तो उनके लिए उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाओ, उनके खिलाफ एनएसए लगाओ, उन्हें यूएपीए में उठा के बंद कर दो। और अब इसके अलावा एक और फोर्स आ रही है यूपी में, एसएसएफ। तो भैया अगर ज्यादा कोई करेगा तो उसे उठाओ और ले जाकर कहानी खत्म कर दो, बात खत्म। क्योंकि उसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो जो फोर्स बनी है उसके किसी सदस्य के खिलाफ अदालत कुछ नहीं कर सकती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि भैया सब ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। और वो जो गुलाम मीडिया है, जो दल्ला है मीडिया, दलाल, जो तलवे चाटने वाला गोदी मीडिया है, अब उस मीडिया की जिम्मेदारी हो गई। क्योंकि अब रिया वाला कांड तो खत्म हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी तो 3.5 महीने तक इन्होंने खूब भुनाई और उसमें पता क्या निकला आप जानते हैं कि उसमें कुछ नहीं निकला, जीरो। तो वो स्टोरी खत्म हो गई। इसको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से नंगा नाच बेशर्मी का ये दलाल मीडिया कर रहा है। और कुछ नहीं, इन सारे सबूतों को डेस्ट्रॉय करने, क्योंकि वो भी वही सवर्ण मानसिकता का मीडिया है, सवर्णों का ही मीडिया है। और सवर्णों में भी उन लोगों का जो मनुवादी दूषित मानसिकता को जो पसंद करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उन्हीं के। सरकार पूरी तरह से फेल है और सरकार जातीय मानसिकता के तहत इस मामले में काम कर रही है। और उसमें जब पूरी तरह से फंस चुके हैं तो अब ऑफेंसिव होके जो लोग न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हीं पर आरोप लगा रही है। और इसीलिए 19-20 जो एफआईआर कराई गई हैं, तो परिवार को पूरी तरह से डराया जा चुका है। कलेक्टर ने किस तरह से उन्हें डराया वो आपके सामने है। उसके साथ आ रही कि भैया ये तो पत्रकार तो 2-4 दिन में चले जाएंगे, रहना तुम्हें और हमें ही है। और दूसरा जो वो कह रहा है, जो उसकी भाभी के स्टेटमेंट में वो सारी चीजें आई, वो कह रहा है पोस्टमार्टम तुमने देखा नहीं, उसका चेहरा इसलिए नहीं दिखा, पोस्टमार्टम हथौड़ा मार के जो है उसका सर तोड़ देते हैं और ऊपर से नीचे तक पूरा चीर देते हैं, तुम उससे देख नहीं पाओगे, इतनी बुरी होती है हालत। मतलब ये कलेक्टर की भाषा है। एक व्यक्ति को जो समझाना चाहिए प्यार से, उसे दिलासा देनी चाहिए, उसमें विश्वास जगाना चाहिए कि शासन प्रशासन में विश्वास उन पीड़ित परिवार में जगे, वही डरा रहा है। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद बनाई जा रही है और उसके बाद में अब ये एक नई चिट्ठी आ रही है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ये सब गलत है। ये सब पहले कहां गया था? ईमानदारी अगर थी और सरकार अगर कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, जिस पल लड़की आई थी थाने में उसी पल उसकी कंप्लेंट लेके उसकी एफआईआर लिखनी थी और इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करनी थी। और लड़की अगर झूठ बोल रही थी या लड़की के परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे, उसी समय उनके खिलाफ सेक्शन 182 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करनी थी। सेक्शन 182 और 211 में मुकदमा आईपीसी के अंतर्गत उनको जो है दर्ज करना तक क्यों नहीं किया आपने? जब आपको अधिकार दे रखा है, कानून ने अधिकार दे रखा है कि अगर कोई झूठी एफआईआर कराता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर करो, यही है ना? तो आपने कोई नहीं किया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लेकिन जब पूरा देश उमड़ पड़ा, पूरे देश में आवाज उठने लगी, तब ये नई नई कहानी बनाई जा रही है। और तब कहानी ये भी बनाई जा रही है कि वहां पे जातीय दंगा फैलाने की साजिश है। जातीय दंगा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? स्वाभाविक है, सबको मालूम है कि कौन कर रहा है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार है कि आरोप लगा रही, विपक्ष पर आरोप। और उसके लिए एक कहानी और गढ़ रही है कि सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप में हाथरस के लिए जस्टिस वाली बात करके और सबको जोड़ा गया और उन्हें बताया गया कि कैसे कैसे जाना, जब आंदोलन हो तो कैसे करना है, क्या नहीं करना, ये सारी कहानियां। और वो अकाउंट बंद भी हो गया। तो भैया वो अकाउंट बना कब? बनाया किसने? तुम्हारी साइबर जो क्राइम की जो वो है, साइबर क्राइम की जो तुम्हारी टीम है, क्या कर रही है? वो क्या इन्वेस्टिगेशन करी तुमने कि वो कब बना, कैसे बंद होगा, कौन बनाने वाले थे, कहां से हुआ ये सारा सब कुछ, कौन कौन लोग उसमें जुड़े और किस किस व्यक्ति ने क्या क्या उसमें कहा है? कुछ नहीं। तुम कंटेंट तो बता रहे हो कि ये हुआ, लेकिन उसके विषय में पता नहीं है कि किसने बनाया।
और अब आप पीएफआई और सीएफआई के लोगों को गिरफ्तार कह रहे हो कि ये आए हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। विदेशी हाथ बता रहे, विदेशों से 7,000 जन 8,000 करोड़ रुपए चंदा यहां पे जातीय दंगा कराने के लिए। तो जिस मीडिया की और जिसकी बात कर रहे हो वो तो गुलाम मीडिया है। उसका तो काम ये है इस देश में गंद फैलाना, इस देश में दंगे करवाना, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और कोई उसका काम नहीं है। वो बेशरम मीडिया है और इस देश को बर्बाद करने पर पूरी तरह से तुला हुआ है, वो मीडिया है। नहीं, मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे फैसला आएगा, जो भी आएगा, उसके हमें सबको उसका इंतजार करना चाहिए और ये इस बात की हमें दुआ करनी चाहिए कि वहां जो फैसला आएगा वाकई में वो अच्छा फैसला होगा और न्याय मिलेगा। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन सबको, मैं समझता हूं उन सबके खिलाफ वो बातें आनी चाहिए और एक देश का माहौल बिगड़े नहीं और पीड़ित को पूरी तरह से न्याय मिले, ऐसा फैसला आना चाहिए। हम सब लोग इसी बात की उम्मीद करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि भाई सबसे बड़ी अदालत है, संविधान की रक्षा और देश की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी बहुत कुछ उसके कंधों पर है, तो अच्छा फैसला आना चाहिए, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और ये सारी कहानियां अभी क्यों बनी हैं? ये पहले क्यों नहीं बनी है? ये पहले से ही सारी चीजें क्यों नहीं आई? लेकिन जब पूरा देश इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया उस लड़की को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद में ये सब स्टोरी बनी है। फिर एसआईटी बनाई जा रही है, कुछ लोगों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है ताकि लोग शांत हो जाएं। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है कि इतना बड़ा अपराध है, इसमें लोग इतनी आसानी से शांत होने वाले नहीं हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में कहा है, 2010-12 का एक जजमेंट है, उसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नार्को टेस्ट जो है वो नार्को टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी एसआईटी के लिए, एसआईटी में निश्चित रूप से पुलिस के लोग तो होंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तो मालूम होगी कि सुप्रीम कोर्ट के क्या उस पर दिशा निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे ना, या अपना कानून अपने आप बना लेंगे जो मन में आएगा। तो नार्को टेस्ट जो एक्यूज है उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है। यहां तो नार्को टेस्ट उनके लिए भी किया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाए और उनका जो पुलिस वाले हैं उनका कराया जाए। और होना ये चाहिए कि अगर चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, सारा सब कुछ है, जो भी स्टोरी बना रहे हैं, अगर ये सारी चीजें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और उससे पहले इनको सबको बर्खास्त करना चाहिए, चाहे वो सिपाही हो, हवलदार हो, एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो, सीओ हो, एसओ हो, और चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे आईजी हो, एडीजीपी हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, इनको पहले आप बर्खास्त करो ताकि ये किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप ना कर सके, छेड़छाड़ ना कर सके, उसे टेम्पर ना कर सके। और परिवार के लोगों तो आप जानते हैं, उनको तो बुरी तरह से डराया जा चुका है। उनकी हालत तो यह है कि मैंने कल ही उनको देखा है, वीडियो जो उनकी दिखाई जा रही है, वो तो कह रहे हैं हम तो इस गांव में रहेंगे नहीं, हम तो इस गांव को छोड़ के जाएंगे। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि उन लोगों को किस तरह से डराया गया। और डर स्वाभाविक है कि लाश आप चेहरा भी नहीं देखने दे रहे हैं, पता ही नहीं किसकी लाश जलाई है। उसके बाद चारों तरफ से आपने उसको किले की तरफ बना दिया, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी, किसी को मिलने नहीं दिया आपने 4 दिन तक। उसके बाद में जो है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद में सारी चीजें हो गई, तब आप एक एक को मिलने दे रहे हैं। और उसके बाद भी जो मिलने जा रहा है उन पर मुकदमा बना रहे हैं। आपने देखा होगा जयंत चौधरी पे कितनी बुरी तरह से लाठी बजाई गई है। मतलब आप एक नेता, एक व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति आके वहां जाके वहां जा रहा है और पत्रकारों से बात कर रहा हो, आप उस पर लाठी बजा रहे हो, इतनी बुरी तरह से बेरहमी से लाठी बजा रहे हैं। आम जनता, आम पब्लिक सीबीआई को नहीं जानते हैं। आप पूरा सीबीआई का रिकॉर्ड निकाल के देखिए। आप सीबीआई का जो रिकॉर्ड है, इन्वेस्टिगेशन, ओ इतना डर, इतना जबरदस्त वो सारी चीजें की जाती हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ये भी कागज, वो हमने केस डील किया, हम जानते हैं किस तरह, इतने सारे कागज होते हैं, बक्से भर के कागज आते हैं, उसमें इतनी सी चीज काम की निकलती है। और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत कम है, 4-5% के आसपास, इससे ज्यादा उसका कन्विक्शन रेट नहीं है जिस तरह की वो है। लेकिन होता क्या है, हकीकत यह है क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है और जब ज्यादा हल्ला मचे तो उसका तरीका यह है कि केस को जब पूरी तरह से बर्बाद करना हो, निपटाना हो, या जो हल्ला मच रहा है उस हल्ला को शांत करना हो, मामले को सीबीआई को आप ट्रांसफर कर दो। लेकिन होता सीबीआई किस तरह से काम करती है, सीबीआई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम करती है। और जिस मामले को पूरी तरह से बर्बाद करना हो वो सीबीआई, पॉलिटिकल अगर उसका माइलेज लेना हो, पॉलिटिकली लोगों को परेशान करना हो तो सीबीआई। आपने देखा है सीबीआई का मामला ये चल रहा है, ये जो मैं सुशांत सिंह राजपूत का फिर उदाहरण दे रहा हूं, हुआ ना सीबीआई का, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि साफ सामने है आपके
कि वो सुसाइड है, जो एम्स की रिपोर्ट बता रही है। तो सीबीआई के मैटर्स को आप नहीं जानते किस तरह से क्या होता है। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं सीबीआई का, इससे समझ जाइए आप। लोगों को नहीं मालूम, आम पब्लिक को नहीं मालूम है क्या है। हम कह रहे हैं सीबीआई नहीं, बिल्कुल लोकल पुलिस चाहे करे उसकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग ईमानदार हों, फेयर हों, और वो बिल्कुल फेयर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और इन्वेस्टिगेशन फेयर जब हो तो जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी हो।